हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान और राज्य व्यवस्था से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक आप टेट, सुपर टेट, KVS, PRT, DSSSB, इसके साथ साथ CTET, UPSSC और UPPET, यूपी लेखपाल, वीडियो री एग्ज़ाम, SSC, NTPC सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले कि अगर आप सेशन पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। मीन्स कि भारत के द्वारा किस देश के संविधान से जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है कि हम संविधान में किसी भी प्रकार से संशोधन करके चीज़ें घटा बढ़ा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ये प्रक्रिया किस देश के संविधान से भारत ने उधार ली है। ऑप्शन ए है आपके सामने ब्रिटेन, बी है अमेरिका, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है जर्मनी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत ने संविधान संशोधन प्रक्रिया को उधार लिया है और इस संविधान संशोधन प्रक्रिया का जो वर्णन है वह किया गया है संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो 368 यानी कि 368। अब अन्य विकल्पों पर भी यदि थोड़ा सा संक्षेप में ध्यान दिया जाए तो बात की जाए ब्रिटेन की कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, तो यहाँ से संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था ली गई है। संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषता ली गई है। इसके साथ साथ एकल नागरिकता का भी प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बात की जाए यदि अमेरिका की, तो अमेरिका के संविधान से काफ़ी चीज़ें ली गई हैं, जिनमें जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं वह है आपका मौलिक अधिकार, इसके साथ साथ प्रस्तावना भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भी अमेरिका के संविधान से ली गई है और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है यह प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। अब अगर हम लास्ट ऑप्शन बात करें जर्मनी की, तो जो आपातकालीन उपबंध इनका जो वर्णन है, ये जो चीज़ें ली गई हैं ये उधार ली गई हैं जर्मनी के संविधान से। तो यहाँ पर चारों विकल्प आपके आई होप क्लियर हो चुके होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है। जो लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं उनके विकास के लिए इनमें से कौन सा कारक आवश्यक है। ऑप्शन ए है आपके सामने सशक्त सैन्य बल, बी है व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान करना, ऑप्शन सी है एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन डी है कृषि अर्थव्यवस्था। तो जो लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं उनके विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व हो जाता है आपका व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देश तत्व अपनाए गए हैं। ऐसा कौन सा संविधान है जिसके संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया गया है। ऑप्शन ए है अमेरिका के संविधान से, बी है ब्रिटिश के संविधान से, सी है आयरिश संविधान से, डी है फ्रांसीसी संविधान से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि आयरिश संविधान या कह सकते हैं कि आयरलैंड का संविधान। क्या कह सकते हैं, आयरलैंड का संविधान। यहाँ से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं और इन नीति निर्देशक जो तत्व हैं इनका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। यदि यह पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अन्य विकल्पों को फिर से एक बार रिवाइज करते हुए चलेंगे कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है, इसके साथ साथ वित्तीय आपात की भी शक्तियां ली गई हैं। अगला अगर बात की जाए ब्रिटिश संविधान की, तो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है कि निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है। ऐसा कौन सा देश का संविधान है जहां से प्रेरणा प्राप्त करके जो भारत का संविधान है उसे लिखित रूप प्रदान किया गया। आप सभी जानते होंगे कि कई देशों के संविधान ऐसे भी हैं जो अलिखित हैं, वहां पर संविधान को लिखित नहीं किया गया है।
लेकिन भारत का संविधान कैसा है, तो इसकी कुछ विशेषताओं पर अगर ध्यान दिया जाए तो भारत का संविधान कैसा संविधान है, एक लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा संविधान है, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और इसके साथ साथ भारत का संविधान कैसा संविधान है, तो भारत का संविधान अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। कैसा है, अंशतः लचीला और अंशतः कठोर भी है। ये कुछ विशेषताएं हैं जो संविधान से प्रायः पूछ ली जाती हैं। एक बार आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सका था कि जो है संविधान कैसा, संविधान का जो प्रारूप है या संविधान का जो ढांचा है वे किस तरीके से निर्मित किया गया है, कठोर है, लचीला है, पूर्णतया कठोर है, पूर्णतया लचीला है, इस प्रकार के ऑप्शन डाल दिए गए थे। तो वहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कि ये अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला भी है। यानी कि यहाँ पर चीज़ों की देखते हुए जिस तरीके की सज़ा होती है उसी जिस तरीके का अपराध होता है उसी तरीके की सज़ाएं दी जाती हैं। तो चीज़ों को ध्यान में रख करके व्यक्ति की संवेदनाओं का भी पूरा सम्मान किया जाता है। तो इस तरीके से ये कहीं पर तो लचीला व्यवहार करता है और कहीं पर दंडनीय अपराधों में कठोर व्यवहार भी करता है। ये थी संविधान की विशेषताएँ। और प्रश्न कह रहा था कि ये लिखित संविधान की जो प्रारूप है ये कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यूएसए, यानी कि अमेरिका के संविधान से आपके लिखित संविधान की प्रेरणा को लिया गया है। भारत का संविधान लिखित क्यों किया गया है, क्योंकि ये अमेरिका के संविधान से ये चीज़ जो है ली गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारतीय संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन ए है 41वां संविधान संशोधन, बी है 42वां संविधान संशोधन, सी है 43वां संविधान संशोधन और डी है 44वां संविधान संशोधन। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और यह कब किया गया था, तो 1976 यानी कि 1976 में। वर्ष 1976 में संविधान में 42वां संविधान संशोधन करने के पश्चात धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद जैसे 3 मुख्य शब्दों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को ही हम लघु संविधान की भी संज्ञा देते हैं। ये प्रश्न में पूछा जा चुका है कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन। यहीं पर अगर बात की जाए कि मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, तो वहाँ आपका राइट आंसर बनेगा 44वां संविधान संशोधन। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, जबकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था और इसे हम लघु संविधान की भी संज्ञा देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है न्याय के जो परिप्रेक्ष्य में बातें कही गई हैं उसमें ऐसा संदर्भित है, या ऑप्शन बी है अधिकार में, ऑप्शन सी है समानता में, ऑप्शन डी है भाईचारा में। तो ऑप्शन नंबर डी इस द राइट आंसर हो जाएगा। ये कहा गया है भाईचारा के व्यवहार में या भाईचारा से संबंधित तथ्यों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि प्रस्तावना में आपके 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जिसमें आ जाते हैं आपके सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और कैसा न्याय, राजनैतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है संविधान की प्रस्तावना में। समानता की यदि बात की जाए तो 2 प्रकार की समानता है, जिसमें आ जाता है अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। तो ये तो बात हो गई प्रस्तावना में कितनी चीज़ों का वर्णन किया गया है, लेकिन जो आपके सह नागरिकता के साथ गौण व्यवहार नहीं करना है इसका वर्णन किया गया है भाईचारा से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान की जो संवैधानिक उपचार के अधिकार हैं जिसका वर्णन के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया गया है उसे संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है BR अम्बेडकर, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी है सरदार पटेल। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए, ये आपके जो संविधान की सभा गठित की गई थी, कह सकते हैं संविधान सभा, उसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ था। और जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहने की जो संज्ञा है वह दी थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ
बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के आपके अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे। ये अन्यथा जो प्रश्न मैं आपको साथ में बताती हूँ, यकीन मानिए ये भी आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि आपके सामने दिया हुआ प्रश्न। तो जितने भी प्रश्न आपको बोले जा रहे हैं उन सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने थे, और बी.आर. अम्बेडकर जिन्होंने संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बने और इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। आई होप कि आप क्वेश्चन से अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, लगातार आपको चीज़ें कैसी लग रही हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन ए है मित्रता से, ऑप्शन बी है राज्यत्व से, ऑप्शन सी है प्यार मोहब्बत से, ऑप्शन डी है भाईचारे से। तो यहाँ ना तो आपकी बंधुता का शब्द मित्रता से है, ना ही किसी राज्यत्व से है और ना ही प्यार मोहब्बत से। यहाँ भाईचारे से संबंधित है आपकी बंधुता। बंधु मतलब भाई, बंधुत्व मतलब भाईचारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? जो भारतीय संविधान है उसमें सर्वाधिक प्रभाव किसका माना जाता है? अमेरिका के संविधान यानी कि यूएसए के संविधान का, बी है सोवियत संघ रूस के संविधान का, ऑप्शन सी है ब्रिटिश के संविधान का, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका बनेगा कि जो भारत का संविधान है उस पर सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। हूबहू कई तथ्य आपके 1935 के संविधान से उठा करके भारतीय संविधान में ज्यों के त्यों ही अपना लिए गए हैं। तो सर्वाधिक प्रभाव में कहाँ का मिलता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं इनमें से जो कि संविधान की, हमारे संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है अर्धसंघीय, बी है शक्ति का पृथक्करण, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी है अल्पतंत्र। तो हमारा जो देश है वह अर्धसंघीय, ये भी बात सही है। शक्तियों का पृथक्करण यानी कि न्यायपालिका और जो आपके कह सकते हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका है, उन दोनों का आपस में शक्तियों का जो पृथक्करण है वह अनुच्छेद आपके 50 के अंतर्गत कर दिया गया है। यानी कि जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र रूप से अपने कार्य निर्वाह कर सकती है। तो शक्तियों का भी पृथक्करण किया गया है और भारत के संविधान में मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, लेकिन अल्पतंत्र जैसी बात कहीं पर देखने को नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही एक हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि इनमें से कौन भारत का सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? ऐसा कौन सा एक इनमें से ऑप्शन है जो भारत को सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है, यानी कि कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य? ऑप्शन ए है नीति निर्देशक तत्व, बी है प्रस्तावना, सी है संघ सूची और डी है राज्य सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची और नीति निर्देशक तत्व इनके किसी भी आपके अनुच्छेद के अंतर्गत आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि जहाँ पर सेकुलर जैसी चीज़ों पर वर्णन किया गया हो, बात की गई हो, जबकि प्रस्तावना में साफ तौर पर धर्मनिरपेक्षता के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा है? तो ऑप्शन ए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये तो लिखा हुआ है। समाजवाद बिल्कुल, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष राज्य, इस तरीके के शब्द तो हमारी प्रस्तावना में लिखे ही हैं और लेकिन लिखा नहीं है क्या? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, साम्यवादी। तो साम्यवादी शब्द हमारी प्रस्तावना में नहीं लिखा है, जबकि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को हमारी प्रस्तावना में लिया गया है। आई होप कि आप लोगों को अपने देश के संविधान की जो प्रस्तावना है वो जरूर ही अच्छे से लर्न होगी, और अगर नहीं है तो एक बार जरूर उसे पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप उसे याद रख सकें। अगला प्रश्न आपको सभी के सामने है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है फ्रांस, सी है आयरलैंड, डी है इंग्लैंड। तो एकल नागरिकता के बारे में हम लगातार चर्चा ऊपर की ओर करते चले आ रहे थे। तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वह लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के संविधान से। अब बात की जाए आपकी जर्मनी की, तो जर्मनी से लिए गए हैं आपके आपातकालीन उपबंध, और जबकि आपके आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाई गई है? तो सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, आप फटाफट से आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इंग्लैंड के संविधान से एकल नागरिकता को लिया गया है।
अगला प्रश्न है, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए है जन्म के द्वारा, बी है आनुवंशिकता के द्वारा, सी है पंजीयन के द्वारा, ऑप्शन डी है अनुरोध के द्वारा। अब इनमें आपको एलिमिनेट करना है, जिसमें आपके सामने जो कथन थे ये प्रस्तुत हो चुके हैं। उनका निष्कर्ष रूप में है कि कथन 1 और 2 सही है, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा दूसरा और तीसरा सही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा फिलहाल के लिए वह उत्तर आपका हो जाएगा कन्फर्म कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही है, यानी कि जो भारत की नागरिकता है उसे जन्म के द्वारा, आनुवंशिकता के द्वारा और पंजीयन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार से अनुरोध करने से इस नागरिकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, ये भारत की नागरिकता है, ना कि आपके ऊपर किया जाने वाला कोई दान है जिसे आप अनुरोध करेंगे और कोई जो है आपको दे देगा। तो ये एक पूरा लॉ है जिसके तहत आपको नागरिकता प्रदान की जाती है। या तो आपके वंशज भारत के होने चाहिए, पितृवंशज होने चाहिए, मातृवंशज होने चाहिए, या आपने स्वयं भारत में जन्म लिया हो, या आप कई सालों से भारत में निवास कर रहे हो। ये काफ़ी कंडीशंस होती हैं जिसके तहत हमें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और बाकी अनुरोध के द्वारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए है राजनीतिक न्याय, बी है आर्थिक न्याय, सी है सामाजिक न्याय। तो इससे पहले जस्ट हमने डिस्कस किया था कि संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है, जिसके अंतर्गत आता है आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय। तो आपके सभी विकल्प सही हो जाएंगे। यहीं पर अगर आपसे न्याय की बात ना करके स्वतंत्रता के लिए पूछ लिया जाता तो वहाँ पर 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें आपकी आ जाती है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। यदि समानता की बात की जाती तो 2 प्रकार की समानता का वर्णन किया गया, और 2 प्रकार की समानता में आ जाता है अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता के लिए जो निकाय बनाया गया है वह कौन सा है? ऑप्शन ए है आपके सामने चुनाव आयोग, बी है राष्ट्रपति, सी है संसद और डी है संसद और विधानसभाएं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संसद के द्वारा जो नागरिकताएं हैं उनका प्रावधान किया जाता है, जो नियमावली है वो बनाई जाती है, उसके द्वारा चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ इन चीज़ों के तहत आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब इस संसद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 79 के अंतर्गत किया गया है। यहीं पर अगर बात की जाए राष्ट्रपति, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ऐसे राष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। चुनाव आयोग की बात की जाए तो 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। ये हो गया आपके संबंधित अनुच्छेद। आपके कई बार कमेंट्स आते हैं कि आप संबंधित अनुच्छेद भी बताइए, जिससे साथ ही साथ चीज़ें क्लियर होती चले। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ भी जितना भी संभव हो सकता है वहाँ से ज़्यादा कंटेंट आपको एक बेहतर व्याख्या के द्वारा प्रदान कर सकूं। अगला विकल्प है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, और डी है दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक तब नहीं रहेगा जब वह स्वेच्छा से दूसरे देश की जो नागरिकता है उसे ग्रहण कर चुका हो। बाकी अन्य किसी भी प्रकार में, जैसे आप 5 वर्ष से सब विदेश में रह रहे हैं तो आपकी भारत में नागरिकता नहीं रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। विदेशी न्यायालय द्वारा आपको दंडित किया जाए या आप दूसरे देश में रोजगार कर रहे हैं तो आपकी जो नागरिकता है वह नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि भारत के अनन्यों लोग भारत से बाहर विदेशों में व्यापार कर रहे हैं, विदेशों में जॉब कर रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन उनकी जो नागरिकता है वह भारत की अभी भी बरकरार है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 18, सी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। तो एक छुआछूत जैसी महाकुंठित बीमारी जो कि अनन्यों सालों से राज कर रही है और शायद अभी तक भी कह सकते हैं, लेकिन इसे समाप्त करने के लिए जो हमारा संविधान है उसमें बहुत ही बेहतरीन प्रावधान किया गया है। और ये प्रावधान किया गया है कि अस्पृश्यता जैसे किसी भी दंडनीय कार्य को एक अपराध के अंतर्गत माना जाएगा और जिसके लिए सजाएं भी निर्धारित
निर्धारित की गई हैं। ये सारी चीज़ों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद नंबर 17 यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति से आप छुआछूत जैसा किसी भी प्रकार का घृणित अपराध नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अनुच्छेद 14 की बात की जाए तो इसमें विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है कि आप यानी कि विधि यानी कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति कैसे होंगे, समान होंगे। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों के अंत से यहाँ तात्पर्य है कि आप किसी भी विदेशी उपाधि को बिना भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो इसके अंतर्गत कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जिसमें आपके सबसे पहले अगर बात की जाए तो विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं पर निवास करने की स्वतंत्रता, अपने मन का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता इत्यादि जो स्वतंत्रताएं हैं वह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान की गई हैं। और ये सभी अनुच्छेद जिससे संबंधित है उसे कहते हैं पूरा मिला करके मौलिक अधिकार। और इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये आ जाता है समानता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 और 19 ये अनुच्छेद आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता के अधिकार में आ जाते हैं। और कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जिनमें आपके अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। आई होप कि आप इस चीज़ से अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। ऑप्शन ए है एकात्मक सरकार की, बी है संघीय सरकार की, सी है संसदीय सरकार की और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति शासित सरकार की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। संघीय सरकार की विशेषता है कि वहाँ पर कैसी नागरिकता होगी, दोहरी नागरिकता। अगर दोहरी नागरिकता आपसे पूछी जाए कि कहाँ पर है तो आपकी यूएसए यानी कि अमेरिका में किस प्रकार की नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। जबकि भारत में कैसी नागरिकता है तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि मेरे मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, हमें परेशान किया जा रहा है, जैसे कि हमें अच्छे से विधि के समक्ष समानता नहीं मिल रही, हमें अपने विचार जो है स्वतंत्रता से नहीं हम व्यक्त कर पा रहे हैं, हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं है, इत्यादि इत्यादि जो स्वतंत्रताएं हमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत दी गई हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, यदि उनका किसी भी प्रकार से हनन होता है तो उसके लिए जो आपका न्यायालय है वह क्या कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमें न्यायालय में जाना होगा और न्यायालय भी क्या करेगा उसके लिए। तो ऑप्शन है डिक्री करेगा, अध्यादेश जारी करेगा, समादेश यानी कि रिट जारी करेगा या अधिसूचना। तो न्यायालय के द्वारा इसके संबंध में कुल मिलाकर के आपके जो रिटें हैं वह जारी की जाती हैं, जिसे हम क्षमादेश भी कहते हैं, जिसमें आपका हो जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण। इस प्रकार से आपकी कुल जो रिटें हो जाती हैं वो न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। एक बार हम पुनः उनको जो है देख लेंगे। सबसे पहले आपकी जारी की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है परमादेश, तीसरे में आपके प्रतिषेध लेख, चौथे में आपके उत्प्रेषण और 5वें में अधिकार प्रेक्षा लेख। तो ये कुल 5 प्रकार के रिटें न्यायालय के द्वारा जारी की जाती हैं जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो आई होप कि आपको ये आज के सेशन के सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे होंगे और आपको प्रश्नों को देख करके ये लगा भी होगा कि हाँ ये प्रश्न हमारी परीक्षा के लिए कितने इंपॉर्टेंट है और इनसे कितने प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है, चीज़ें समझ आई हैं, अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। अब मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।